नमस्कार, क्लिक इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। एक तरफ कुछ राज्यों के किसानों पर ही आरोप लग रहा है कि वे पराली जलाकर दिल्ली एनसीआर में हवा को जानलेवा बना चुके हैं। प्रदूषण से हालात घोटू हो चुका है। हालात इतने बदतर हैं कि ग्रेड 4 तक लागू कर दिया गया है। स्कूल बंद है। 10-15 साल पुरानी गाड़ियों का राजधानी में एंट्री भी बंद है। जनरेटर तक बंद है। कंस्ट्रक्शन तक बंद करा दिया गया है। हालात यह है कि हर किसान घरों से डरा सामान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी किसान हैं जो अपने अथक प्रयासों से हमें संजीवनी दे रहे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं विवेक चतुर्वेदी जी। विवेक जी कानपुर के सम्मानित किसान हैं जो 2015 से हजारों किसानों को अपने जीरो प्रदूषण खेती मॉडल से लगातार जोड़ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने खेती का एक प्राकृतिक मॉडल विकल्प का भी इजाद किया है। विवेक जी के कृषि प्रयासों को भारत सरकार ने सराहा है। आनंदीबेन पटेल, गिरिराज सिंह सहित कई दिग्गजों ने भी उनके इन प्रयासों की प्रशंसा की है। विवेक जी, क्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पर्सनली आप इन मशीनों के उपयोग से कृषि लागत में जो बदलाव आया है, खर्चों में जो कमी आई है, इसको कैसे आप देखते हैं? थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि कितना अंतर पड़ा है, कितने पैसे बच रहे हैं? देखिए, हमारी लागत तो 1/4 रह गई है। अच्छा, चूंकि हमारी जो सारा उत्पाद है वो मतलब कि जहाँ पहले 100 रुपए लगते थे अब 25 रुपए लगते हैं, अब ये है ना? और वो 25 रुपए भी आदमी को बाहर से तो कुछ लाते ही नहीं, ना कोई खाद, ना कोई बीज, ना कोई पेस्टिसाइड, ना कोई डीजल इंजन से पानी लेते हैं। हमारे यहाँ सोलर पंप लगे हुए हैं, है ना? और उसके लिए हमने एक सिंचाई का बहुत बढ़िया स्प्रिंकलर विकसित किया है। वो कंसेप्ट भी अभी दुनिया में नहीं है, फ्लेक्सिबल फोल्डेबल स्प्रिंकलर का। उसमें स्प्रिंकलर की लागत 1/3 रह जाती है और उसको एक खेत से दूसरे खेत में ले जाने में 20-25 मिनट लगते हैं मात्र। तो इस तरीके से हमारी लागत कम होती जाती है और हमारी उपज का मूल्य अच्छा मिलता है। 25-50% बढ़ के पैसा मिलता है क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है जी। मतलब एक तरफ लागत भी कम हुई, दूसरी तरफ उसको मतलब क्वालिटी वाइज पैसा ज्यादा मिल है। एक बड़ा सवाल कि ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि पराली के लिए ये बहुत ही फायदेमंद मशीनें, पराली जो जलाने की समस्या काफी ज्यादा दूर कर देंगी, लेकिन क्या अन्य फसलों के लिए भी ये मशीनें उतनी ही फायदेमंद है? बिल्कुल बिल्कुल। इसी मशीन से हम गेहूं काटते हैं, धान काटते हैं, है ना? इससे गन्ना भी काटा है हमने। अभी मूंग की फसल थी वो काटी, है ना? सारी फसलें लगभग आप इससे काट सकते हैं। तो आपकी काटने की जो लागत है, कटाई और मड़ाई की जो लागत है, वो एकदम ड्रास्टिकली कम हो जाती है। यानी जो 35% उपज का लग जाता है वो 5% में काम हो जाता है। तो इतनी लागत कम हो जाती है। फिर निराई की लागत कम हो जाएगी, पानी की लागत खत्म हो जाती है, खाद की खत्म हो जाती है, बीज की खत्म हो जाती है। तो लागत बची कहाँ? लागत के रूप में हमारा श्रम ही हमारी लागत है। क्या भविष्य में इस तकनीक को और भी दूसरे तरीके से डेवलप करना चाह रहे हैं या फिर सुधार करने की आपको आवश्यकता महसूस होती है? देखिए, कोई भी मशीन जब बनती है तो उसमें सुधार तो एक निरंतर प्रक्रिया है। लोगों के आइडिया आते रहते हैं, उसमें सुधार। और जैसे आप पहले मारुति जो लाए थे, आज जो मारुति है उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। लेकिन उसमें जो मूल मुद्दा है कि हमें डीजल पेट्रोल नहीं जलाना है ना, ये कॉमन रहता है। और बाकी तो ये है कि अगर सरकार इसके अंदर कदम बढ़ाती है तो हम तो सरकार को ये लिख भी चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखे हैं कि पूरे भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है। इसी का एक मॉडल हमने खाली बात नहीं की है, वैसा सब कुछ करके रख दिया है। जो चाहे आए और देख ले, है ना? और उसको अपने यहाँ दोहरा ले। तो ये खाली सलाह नहीं है, ये कुछ करने के बाद में हम सलाह दे रहे हैं और सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि वो इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाए जिससे किसान स्वावलंबी हो जाए। और सरकार पे भी कोई लोड नहीं। अभी आप देख रहे हैं डीएपी खाद की कैसी मारामारी चल रही है। अब हमको लेनी है डीएपी, तो हमारे लिए कोई मारामारी नहीं, है ना? हमको अपने फसल को काटने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, है ना?
हमारे लिए कोई समस्या नहीं। हमारा एक आदमी काट देता है और वो उसकी पत्नी मिलके मड़ाई कर देते हैं, वही आदमी निराई कर लेता है। 1 बीघा धान की निराई इस यंत्र से एक आदमी एक दिन में कर लेता है। अब आप सोच लीजिए क्या बचत होगी। और प्रदूषण भी। चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल कि जो प्राकृतिक खेती के लिए जो आपने विकल्प मिशन को लॉन्च किया है, उस मिशन के तहत कुछ मशीनों के बारे में हमारे किसान भाइयों को, हमारे दर्शकों को बताएं कि जरा विस्तार से कि कैसे वो सही तरीके से काम करेंगी और क्या उनके प्राइस और थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा विस्तार से। देखिए, खेती के 8 अंग होते हैं, बीज से लेके, जुताई से लेके, बिजाई से लेके, निराई, फिर कटाई, मड़ाई और प्रोसेसिंग, है ना। इन सारी जगहों पे हमने लागत को खत्म करने का, लगभग शून्य करने का काम किया है। और चूंकि जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है वो ऑर्गेनिक है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो बाजार में वो हाथों हाथ बिकता है और अच्छे दाम देके जाता है। तो जैसा हम कर सकते हैं ऐसे सभी किसान कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है ना। थोड़ा सा सोचने भर की जरूरत है। मशीनों के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? कौन कौन सी मशीनें हैं जिसको वे फायदा उठा सकते हैं? जैसे हमने बैल से जुताई करने वाला एक ट्रैक्टर बनाया, बैल से चलने वाली एक सीड्रिल बनाई, उसके बाद हमने निराई के हस्त चालित और बैटरी चालित यंत्र बनाए। यही जो ब्रश कटर है इससे भी निराई होती है और हाथ से चलने वाले यंत्र भी हैं। बहुत छोटे किसान हैं तो हाथ से चलने वाले यंत्र ले सकते हैं। उसके बाद हमने जो सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बनाया है वो काफी सस्ता हो गया, लगभग हर किसान की पहुंच में आ सकता है। मुझे लगता है 20-22 हजार रुपए प्रति एकड़ में स्प्रिंकलर लग सकता है और ये सोलर पंप से ही चलाया जा सकता है। उसी पंप से हमने जो है ये अपना थ्रेशिंग करनी शुरू कर दी, तो कटाई अपने ब्रश कटर से की निराई के बाद, और उसी से जो है अपना फिर थ्रेशर चला लिया। ये थ्रेशर ऐसा है कि जो सारी फसलें निकाल देता है, यानी गेहूं भी, धान भी, सरसों भी, चना भी, मूंग भी, उड़द भी, अरहर भी, ये बाजरा भी, ये सारी चीजें निकल सकती है ना। तो एक मशीन साल भर काम आती है, तो 1 साल के अंदर अपना पैसा वापस कर देती है। अभी जो मशीनें आज जैसे ट्रैक्टर है तो साल में 2 महीने काम करता है, 10 महीने खड़ा रहता है और 10 महीने का ब्याज और डेप्रिसिएशन चलता ही रहता है, इसलिए किसान घाटे में जाता है। अच्छा, आप अपने लेवल से काफी कुछ कोशिश कर रहे हैं, क्या भारत सरकार या कुछ ऐसे संगठनों से जो कि किसानों को इस तरह की मशीनें प्रोवाइड करा सकें, इस तरह की मशीनों में सब्सिडाइज कर सकें, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक बड़ी मजेदार बात है कि हमारे फार्म पे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से लेके और कृषि सचिव से लेके पूरा कृषि विभाग, है ना, और कृषि मंत्री और ग्राम विकास मंत्री सभी लोग आ चुके हैं और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर चुके हैं। लेकिन अभी सरकार इस बारे में सोच रही है कुछ करने के लिए, है ना। अब कब सोचेगी ये हम नहीं जानते हैं। अभी आप इस चीज को भी देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं बहुत चिंतित है कि ये पराली का जो प्रदूषण है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो हम तो भाई पूरा विकल्प सामने रख दिए हैं, अब इसको अपनाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपनाते हैं ये सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जब तक मैं न कहूँ ग्रेड 4 लागू रहना चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी चिंता की बात है दिल्ली एनसीआर के लिए। सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी का एहसास कराना पड़ता है सरकारों को कि आप पराली की जो समस्या है उसको सांसों की समस्या न बनाएं। और मजे की बात ये है कि ये समस्या है नहीं, ये गलत टेक्निक को प्रयोग करने के कारण उत्पन्न समस्या है। वरना ये जो पराली है ये तो पशुओं के लिए अच्छा चारा है। खेत को अगर आप इस पराली को अपने खेत में सवा दें, 1 साल में ही आपका खेत उपजाऊ हो जाएगा, है ना। कई सारी चीजें बन रही हैं, आज आकर्षक चीजें बन रही हैं। बिल्कुल सही करो, खाद का काम करेगा, सही तरीके से तमाम चीजें बनाई जा सकती हैं, एथेनॉल बनाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है।
खाली ढंग से सोचने की जी, बात। बिल्कुल। तो अभी ये जलता है तो ये हमारे लिए आफत बना हुआ है, जबकि ये वरदान है। तो कुल मिला के गलत टेक्निक को हटाया जाए, सही तकनीक को लाया जाए, किसान के लिए लाभकारी होगी और देश के लिए उपकारी होगी। तो ये थे कानपुर के किसान विवेक जी। पराली जलाने या अन्य कारणों से देश में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है, उसमें उनका यह प्रयास न केवल किसानों के जीवन में बदलाव ला रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हम आशा करते हैं कि उनका यह मॉडल अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे, जिससे सांसों की आफत पर रोक लग सके, साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा हो और भारत की कृषि एक नई ऊंचाई को छुए।